सीधा इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस टेक्स्ट को देख रहे हैं वो उत्पत्ति का 12वां अध्याय है। एक ऐसा बुनियादी हिस्सा जो एक अविश्वसनीय भौगोलिक यात्रा, बहुत बड़े वादों और हाँ, कुछ बेहद चौंकाने वाली इंसानी कमजोरियों से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे फैक्ट से होती है जो सच में हैरान कर देता है। मुख्य पात्र यानी अब्राम, उनकी उम्र 75 साल थी। जरा सोचिए, 75 साल की उम्र में अपना पूरा जमा जमाया जीवन, अपना घर बार पूरी तरह से उखाड़ फेंकना, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। और यही बात शुरुआत में ही इस कहानी का वजन तय कर देती है। और यहीं से हमारा पहला भाग शुरू होता है, अब्राहम का बुलावा। अब अगर हम सीधे मूल टेक्स्ट और उसके फुटनोट्स पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आती हैं। अनुवाद में छोटे छोटे बदलाव, जैसे वंश की जगह बीज शब्द का इस्तेमाल करना, ये चीजें इस ऐतिहासिक दस्तावेज में बहुत गहरे और सूक्ष्म अर्थ जोड़ देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में एक एक शब्द का चुनाव कितना मायने रखता है। और इस टेक्स्ट के दांव तुरंत एक बहुत बड़े, बल्कि कहिए एक विशाल वादे के साथ तय हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति से एक बड़ी जाति या महान राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। इसका स्केल अकल्पनीय है। ये महज एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं थी, बल्कि पूरी मानव जाति के इतिहास को बदलने वाली नींव थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हारान से निकलना कोई सोलो ट्रिप नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब्राम के साथ उनकी पत्नी साराय, भतीजा लूत, उनकी सारी जमा की गई संपत्ति और हारान के लोग भी थे। मतलब ये एक पूरे के पूरे समुदाय का बहुत बड़े पैमाने पर हुआ विस्थापन था। पूरा काफिला साथ चल रहा था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, भूमि के माध्यम से यात्रा। अगर हम इस पूरी यात्रा के सटीक टाइमलाइन पर गौर करें तो समझ आता है कि इस प्राचीन प्रवास में कितनी विशाल भौगोलिक दूरी तय की गई थी। हारान से शुरू होकर कनान में शकेम तक, फिर बेतेल के पूर्व की पहाड़ियों की ओर, वहां से नेगेव और आखिर में मिस्र तक। बिना किसी आधुनिक ट्रांसपोर्ट के ये एक बेहद लंबा और थका देने वाला सफर रहा होगा। इस लंबे सफर का पहला बड़ा पड़ाव था शकेम में मोरे का बांज वृक्ष। टेक्स्ट में खास तौर पर बताया गया है कि उस वक्त कनानी लोग उस जमीन पर रहते थे। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर अब्राम के वंश को वो भौतिक जमीन देने का वादा पहली बार किया गया था। इस पूरी कहानी में ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद मूल टेक्स्ट एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाता है। वे लोग जहां भी जाते वहां वेदियों का इस्तेमाल अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए करते थे। एक तरह से ये उनके फिजिकल और नैरेटिव एंकर थे। चाहे वो शेकिम हो या बेतेल, ये उस नई जमीन पर अपने कदम जमाने और अपने विश्वास को दर्ज करने का उनका अपना तरीका था। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी का टोन एकदम से पलट जाता है और एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या होता है जब अचानक एक भयंकर अकाल पड़ जाता है? ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये यात्री तब क्या करते हैं जब सर्वाइवल का एक जानलेवा संकट उनके उस महान वादे के बीच में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और यही संकट हमें ले जाता है भाग 3 में, मिस्र में धोखा। ये हिस्सा काफी डार्क है। अपनी खूबसूरत पत्नी सारे को दिए गए अब्राम के जो कैलकुलेटेड निर्देश हैं, उन्हें टेक्स्ट में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रखा गया है। कहना कि मैं तेरी बहन हूं, ये पल विश्वास के सहारे चलने वाली यात्रा से हटकर डर के मारे अपनी जान बचाने की एक स्ट्रैटेजी में बदलने का बहुत बड़ा संकेत है। सर्वाइवल के लिए सच्चाई को छुपाकर आधा झूठ बोलने का फैसला किया गया। और इस आधे सच का जो तुरंत नतीजा निकला वो चौंका देने वाला था। मिस्र के अधिकारियों की नज़र सारे की खूबसूरती पर पड़ती है और उसे सीधा उस देश के सबसे ताकतवर शासक फिरौन के महल में ले जाया जाता है। बस इसी पॉइंट पर आकर हालात पूरी तरह से अब्राम के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए जो काफी असहज करने वाली है। एक तरफ वो बेहिसाब धन दौलत, भेड़ बकरियां और नौकर चाकर हैं जो अब्राम ने इस धोखे से हासिल किए, और दूसरी तरफ वो गंभीर बीमारियां और महामारियां हैं जो पूरी तरह से अनजान फिरौन और उसके पूरे घराने पर टूट पड़ती हैं। ड्रामेटिक आयरनी यहां अपने चरम पर पहुंच जाती है। जब सच्चाई सामने आती है तो फिरौन का गुस्सा पूरी तरह से जायज था। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में फैली बीमारियों की असली वजह क्या है, तो उसका सीधा सा सवाल होता है, तूने मुझे क्यों न बताया? ये सवाल अब्राम के इस कदम पर एक बहुत ही गंभीर नैतिक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इसके बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। फिरौन उन्हें तुरंत मिस्र से बाहर निकाल देता है।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? अब्राम को वो सारी विशाल संपत्ति अपने साथ ले जाने की इजाजत मिल जाती है जो उसने असल में इस धोखे के दम पर ही हासिल की थी। अगर हम इन दो बड़े फैसलों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स शख्सियत सामने आती है। वही इंसान जो एक महान राष्ट्र बनाने के विश्वास में अपना सब कुछ छोड़ देता है, वही इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक पल में झूठ का सहारा भी ले लेता है। ये दिखाता है कि ये सोच टेक्स्ट अपने किरदारों को बिना किसी बनावट के उनकी सारी इंसानी कमजोरियों के साथ हमारे सामने पेश करता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक महान नियति और त्रुटिपूर्ण इंसानी धोखे का ये जो जटिल मिश्रण है, ये आगे आने वाले इतिहास के लिए मंच कैसे तैयार करता है? महानता और कमजोरी दोनों एक ही कहानी में एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? सच कहूं तो ये सवाल इस सोर्स मटेरियल को और भी गहराई से समझने की मांग करता है।